हेलो बच्चों, आज एक बार पुनः मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और हम आज जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो भी हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है। हमारा चैप्टर है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। चैप्टर तो हमारा वही है, समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न होगा वह प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन करते हुए बताइए कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका मुख्य थी। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन करते हुए बताइए कि श्रीलंका में के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख थी। हेडिंग डाल लीजिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। आप जानते ही हैं कि हनुमान जी ने काफ़ी उपद्रव मचाया था श्रीलंका में और संयोग से आज वही हमारा चैप्टर भी है। तो एक समय ऐसी स्थिति आई थी कि श्रीलंका में आतंकवाद अपने काफ़ी चरम स्थिति पर पहुंच चुका था। आतंकवादियों ने वहाँ एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। जितने एरिया में, जिस क्षेत्र में थे, जाफना प्रायद्वीप में, वहाँ श्रीलंका सरकार का कोई शासन का कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ तक कि जब भारत ने कंट्रोल करने की कोशिश की वहाँ अपनी शांति सेना के माध्यम से, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तक वो, मतलब उस समय प्रधानमंत्री पद पर वह नहीं थे, उनकी हत्या तक आतंकवादियों ने मानव बम के द्वारा कर दी। और यह इतिहास की पहली घटना थी, पहली बार मानव बम का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार उसने श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा के काफिले पर भी मानव बम से हमला किया था और पूरा काफिला ही उड़ गया था। तो इस प्रकार वह बड़ा ही ताकतवर आतंकवादी संगठन था। उसी के बारे में हम अध्ययन इस प्रश्न के अंतर्गत करेंगे। तो आपकी हेडिंग है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। उसके आगे लिखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य 23 जुलाई 1983 को प्रारंभ हुआ। श्रीलंका में एक आबादी है, जातीय समुदाय है, जिसे सिंहली कहते हैं। सिंहली समुदाय, वहाँ उनकी संख्या वहाँ बहुत अधिक है, वही बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक तमिलों की संख्या, जो भारत से जाकर के वहाँ बसे हुए हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है, अल्पसंख्यक है। तो उस बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिलों के मध्य 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में जातीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। यह युद्ध मुख्य रूप से श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के मध्य लड़ा गया। 1948 में, जैसे आपका देश 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका 1948 में उसे ब्रिटेन से ही स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस पर भी इंग्लैंड का ही अधिकार था। तो 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का प्रभाव था। जो अल्पसंख्यक तमिलों को, जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए थे, को कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण श्रीलंका में एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ मुखर हुई। किसी भी प्रकार का जब अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किया गया, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या समानता का अधिकार, तो उनके अंदर एक अलगाववाद की भावना उत्पन्न हुई तमिलों के अंदर और अंततोगत्वा उसका परिणाम यह हुआ कि ये उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ मुखर हुई। जो तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम अर्थात लिट्टे के नेतृत्व में छापामार युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई। यह युद्ध लगभग 25 वर्षों तक चलता रहा। श्रीलंकाई तमिल भारतीय मूल के थे,
इस कारण, चूँकि हमने पहले ही बताया है कि जो तमिल थे श्रीलंका में, वे भारत से वहाँ गए हुए थे, तो उनके भारतीय मूल के कारण भारत की तमिल जनता और राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के लोग थे, दबाव भारत सरकार पर बराबर बनाए रखते थे कि वे वहाँ पर उस गृह युद्ध में हस्तक्षेप करें। इसी बीच लिप्टे ने तमिल ईलम के नाम से एक पृथक देश की मांग रखी। उसने कहा कि हमें तमिल ईलम के नाम से एक अलग पृथक देश बनाया जाए तथा श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। केवल मांग ही नहीं रखा लिप्टे ने, बल्कि श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा था, जो जाफना प्रायद्वीप कहा जाता है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब लिखिए भारत की भूमिका। भारत की भूमिका, भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के प्रश्न पर श्रीलंकाई सरकार से वार्ता करती रहती थी। भारत सरकार प्रायः समय समय पर श्रीलंकाई सरकार से तमिलों की स्थिति पर वार्ता करती रहती थी और इस समस्या को सुलझाने का भरपूर कोशिश भी भारत सरकार ने समय समय पर किया। 5 जून 1987 को जब श्रीलंका की सेना ने तमिल शहर जाफना की घेराबंदी कर दी और स्थिति वहाँ के नागरिकों की काफ़ी संकटपूर्ण हो गई थी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, कई तरह की दिक्कत उत्पन्न हो गई थी, तो उस समय भारतीय वायुसेना ने हवाई जहाज़ के द्वारा उस जाफना प्रायद्वीप पर श्रीलंकाई वायु सीमा का अतिक्रमण करते हुए राहत सामग्री गिराई। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी और यह एक प्रकार से लिप्टे का समर्थन करने वाली घटना मानी गई। इसके बाद 29 जुलाई यानी यह 5 जून 1987 के बाद जब यह भारतीय वायुसेना ने श्रीलंकाई वायु सीमा का अतिक्रमण करके वहाँ पर राहत सामग्री गिराई थी, उसके बाद 29 जुलाई 1987 को उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा श्रीलंकाई राष्ट्रपति जयवर्धने, उस समय जयवर्धने वहाँ के राष्ट्रपति थे, जयवर्धने के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि तमिलों की अधिकांश मांगें मान ली जाएंगी तथा उन्हें अपने हथियारों के साथ भारतीय शांति सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। वहाँ एक भारतीय शांति सेना जाएगी, भारत की फौज जाएगी, जिसे भारतीय शांति सेना कहा जाएगा। उस सेना के सामने तो तमिलों को अपने हथियारों अपना आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, यह निर्धारित किया गया और उनकी सारी मांगें मान ली जाएंगी। और यह समझौता क्रियान्वित भी हो गया। बहुत से उग्रवादी गुटों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन लिप्टे इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लिप्टे जो है इसके लिए तैयार नहीं हुआ, वो अपने वादे से पीछे हट गया। उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय शांति सेना तथा लिप्टे के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी श्रीलंका का युद्ध अब भारत के ऊपर आ गया और भारत की सेना और लिप्टे के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 3 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में हालांकि लिप्टे का तो नुकसान हुआ ही, भारत के भी बहुत से सैनिक शहीद हो गए और बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि श्रीलंका की सेना भी, श्रीलंका के लोग भी भारतीय शांति सेना के खिलाफ हो गए और वहाँ के राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ में भारतीय सेना का विरोध करने लगे और उसे भारत वापस भेजने के लिए की मांग करने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंततोगत्वा 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और उन्होंने भारतीय शांति सेना को वापस बुला लिया। इसी बीच 1991 में चुनाव प्रचार के समय एक आत्मघाती हमले में लिप्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। लिप्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगा युद्ध का
अंत। हेडिंग डाल लीजिए, युद्ध का अंत, युद्ध का अंत। अंततोगत्वा लगभग 25 वर्षों तक लिट्टे और श्रीलंका के मध्य यह गृह युद्ध चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्रीलंकाई सेना लिट्टे पर भारी पड़ी और अपने भयंकर प्रहार के द्वारा लिट्टे का अंत कर दिया। हालांकि इस अवधि में उसके ऊपर मानवाधिकार हनन के भी आरोप लगे कि श्रीलंकाई सेना ने मानवाधिकारों का हनन किया है। दुनिया के अनेक भागों से ऐसी आवाज़ें उठी, लेकिन श्रीलंकाई सरकार और वहाँ की सेना ने इन आवाज़ों को अनसुना कर दिया और लिट्टे का बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया। इस युद्ध में लिट्टे का नेता प्रभाकरण भी मारा गया और उसके मारे जाने के बाद ही इस युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों की यानी श्रीलंकाई सेना और लिट्टे की अपार जनधन की हानि हुई और देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, श्रीलंका की आर्थिक प्रगति तथा मानव विकास। श्रीलंका की आर्थिक प्रगति तथा मानव विकास। श्रीलंका की आर्थिक प्रगति तथा मानव विकास। लगातार लंबी अवधि तक संघर्ष में उलझे रहने के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई और लेकिन यह उल्लेखनीय रहा कि इतने विकट परिस्थिति में भी श्रीलंका ने श्रेष्ठतम आर्थिक वृद्धि तथा विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हुई। इस अवधि में भी श्रीलंका ने अपने यहाँ की दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने यहाँ इतने भीषण गृह युद्ध के बाद भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तथा वही एक ऐसा देश था जिसने अब सबसे पहले अपने यहाँ अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध में उलझने के बाद भी श्रीलंका में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक था। अगली हेडिंग डाल लीजिए, लोकतंत्र बनाए रखना। अगली हेडिंग है लोकतंत्र बनाए रखना। इस अवधि की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी, सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि इतनी लंबी अवधि तक संघर्ष में उलझे रहने के बाद भी श्रीलंका ने अपने यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखा। वहाँ नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहे और इस संघर्ष के बाद भी उसने लोकतंत्र के पौधे को मुरझाने नहीं दिया। यह अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, इसका अनुकरण करना चाहिए। आज भी तभी से जब उस गृह युद्ध की अवधि में भी वहाँ नियमित अंतराल पर चुनाव होता रहा, संसद का चुनाव होता रहा, राष्ट्रपति का चुनाव होता रहा, प्रधानमंत्री का चुनाव होता रहा, हर सिस्टम अपने व्यवस्थित तरीके से काम करता रहा। यह श्रीलंका के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपकी अभिरुचि धीरे धीरे बढ़ रही होगी। आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, समय कम रह गया है। एक आग्रह आपसे यह भी है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए और इसको देखने के साथ ही एक सेव की बटन है, सेव की बटन आप जब दबा लेंगे तो यह वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और आप इसे ऑफलाइन भी जब चाहें तब देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।